नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 34वां सत्र है जो कि मार्च 4 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में स्वागत करते हैं। अब हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सामान्य पूछताछ शुरू करेंगे। आपने पहले कहा था कि अनंत बुद्धिमानिता की 8वीं घनत्वता के स्तर को यदि कोई व्यक्ति भेद दे तो वह किसी भी समय या स्थान पर अपनी कटाई अपनी इच्छा अनुसार भी करवा सकता है, बेशक वो एक चक्र के दौरान जी रहा हो। जब 8वें स्तर में किसी का प्रवेश होता है तो इस स्तर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को क्या अनुभव होने चाहिए? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अनंत बुद्धिमानिता को देखने का अनुभव अलग होता है। यह अनुभव असीम आनंद से लेकर आपके जीवन में दूसरों की सेवा के लिए एक मजबूत समर्पण डेडिकेशन तक हो सकता है। वह व्यक्ति जो अक्सर अनंत बुद्धिमानिता तक पहुंचता है वो उस अनुभव को बयान न किए जाने वाले गहराई के रूप में महसूस करता है। हालांकि यह उस व्यक्ति के लिए यह सामान्य नहीं है कि उसे तुरंत अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा हो, बल्कि यह संभावना बहुत अधिक होती है कि उसको इस अनुभव का उपयोग करके दूसरों से संपर्क करना या उन्हें सहायता देने की प्रबल इच्छा हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ने पूछा था कि 8th डेंसिटी का एक्सपीरियंस अगर कोई मेडिटेटिव स्टेट के अंदर ले ले तो उसको किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है। तो रा ने बताया कि जब कोई वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी यानी अनंत बुद्धिमानिता को टच कर लेता है ना अपनी मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके, तो आपने सुना भी होगा, कई मंक्स से भी सुना होगा, कई मेडिटेटर्स से सुना होगा, वो बोलते हैं कि हमें एक अजीब अलग सा ही आनंद का एहसास हुआ और वहाँ से उनका आने का मन नहीं करता, जिसको समाधि की स्टेट बोलते हैं। अब समाधि की स्टेट में कोई हो सकता है कि उस स्टेट के अंदर हो और वहीं पर रह जाए, क्योंकि वहाँ का जो आनंद होता है ना, आपको याद होगा एक सेशन के अंदर हमने कहा था कि किसी क्लाइमेक्स के बिल्कुल एंड पर पहुँचने के बाद जैसा एक वो होता है ना अनुभव, तो वैसा कंटिन्यूअस अनुभव होने लग जाता है उस व्यक्ति को। लेकिन उसके सामने पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है, और जब पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है उसका पूरा का पूरा होलोग्राम उसको नज़र आने लग जाता है। और जब वो होलोग्राम उसको नज़र आने लग जाएगा ना, तो उसको देखकर, पूरे ब्रह्मांड की रचना को देखकर कि ये होलोग्राम बना कैसे रोशनी से, तो उसको देखकर ना उसको एक असीम आनंद का एहसास होता है। इस वजह से ये भी हो सकता है कि वो वहाँ रुक जाए और ये भी हो सकता है वो वापस आ जाए। क्योंकि उसको ऐसा एहसास होता है तो उसके लिए रा ने यहाँ पर कहा ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर दे। वो ये भी हो सकता है कि वापस आए, अपनी उस मेडिटेटिव स्टेट से बाहर निकले, जो उसने अनुभव किया है वो दूसरों से साझा करे और उनकी मदद करे उस अनुभव को लेने के लिए। तो यदि अगर हम लोग ये वाली इमेज देखें, जो आपको याद होगा कॉस्मिक एग हमने जो डिस्कस किया था, तो जब कोई 8th डेंसिटी में, यानी कि ये जो ब्लैक होल और वाइट होल के इसके सेंटर में जो सिंगुलैरिटी का पॉइंट है ना, वहाँ पे जब कोई पहुँच जाता है ना, तो ये पूरा का पूरा होलोग्राम उसको दिखना शुरू हो जाता है। उसको क्रिएशन होती हुई भी दिखनी शुरू हो जाती है, क्रिएशन ख़त्म होते हुए भी दिखती है, और चीज़ें मर्ज होते हुए भी एक ही जगह पर दिख रही होती है कि सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं और एक जगह पर इकट्ठी होकर फिर नए नए रूप ले रही हैं। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को जो एक बहुत ही हाई एंड मेडिटेटिव स्टेट के अंदर चला जाए तो उसको ये पूरा का पूरा होलोग्राम दिखने लग जाता है, और उसको एक नहीं ऐसे बहुत सारे कॉस्मिक एग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसको उसको पूरे रचना क्या पता चल जाता है कि रचयिता ने पूरी रचना की कैसे है, इसलिए उसको उसमें आनंद आने लग जाता है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने 1964 के आसपास क्या अनुभव किया था? मेरा मानना है
कि जब मैं ध्यान में था तो मुझे पता चला कि मैं एक अलग घनत्वता और अलग ग्रह में हूँ और मैं उस ग्रह पर जाने का अनुभव करने लगा। क्या आपके लिए यह बताना संभव है कि वह अनुभव कैसा था? तो रा कहते हैं, हम इसे आज़ादी के उल्लंघन के कारण पूरी तरह से नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम केवल इतनी सलाह दे सकते हैं कि इकाई यानी कि डॉन जो दूसरों के द्वारा शुरू यानी इंस्टिगेटेड किए गए सम्मोहन हिप्नोटिक रिग्रेशन की प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहता है, फिर भी उसे के पास इस प्रक्रिया से अपने अस्तित्व के बारे में समझने के मौका है। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने कहा, देखो ये क्योंकि तुम्हारा खुद का अनुभव था ना। अब जैसे कि हमसे भी कई लोग पूछ लेते कि मुझे मेडिटेटिव स्टेट के अंदर ऐसा अनुभव हुआ, तो अब अगर वो अनुभव हमारा हुआ होगा तो हम बता सकते हैं कि हाँ हमारा भी ऐसा अनुभव रहा है, तो चलो ठीक है। लेकिन किसी किसी को बिल्कुल ही अलग अनुभव हो जाते हैं, तो उसमें अगर आप उसको अंदाजे से बता रहे हो ना तो फिर तो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप ही को अनुभव नहीं है उस चीज़ का तो आप दूसरे को कैसे बता सकते हो। तो इस वजह से रा ने कहा है कि हमें तो पता है कि हाँ तुम्हारा अनुभव क्या है, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारा अनुभव है और तुमने खुद अनुभव किया था तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन है। इसलिए अगर तुम चाहो तो हिप्नोटिक रिग्रेशन, जिसको हिप्नोथेरेपी भी बोलते हैं, अगर तुम वो कराना चाहो तो तुम करा सकते हो। हालांकि क्योंकि वो डॉन के बारे में जानते थे, डॉन थोड़ा एनालिटिकल था, तो उन्हें पता था कि डॉन इस चीज़ के लिए जाएगा नहीं, तो उन्होंने कहा अगर वो चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकता है इस टेक्निक का, और पता कर सकता है कि उसने क्या अनुभव किया था। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद, क्या आप कर्म को समझा सकते हैं? तो रा कहते हैं, कर्म की हमारी समझ वह है जिसे जड़त्व यानी इनर्शिया कहा जा सकता है, यानी कि वो क्रिया जिसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे क्रियाएं जो गति में होती हैं संतुलन के तरीकों का उपयोग करते हुए तब तक जारी रहती हैं जब तक कि नियंत्रण या उच्च सिद्धांत के रूप में इसमें कोई ब्रेक या रुकावट लागू नहीं होती है। इस जड़त्व के क्रिया को रोका जा सकता है, उसे क्षमा या माफ़ी कहा जा सकता है। ये दो अवधारणाओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये अविभाज्य इनसेपरेबल होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रा ने कहा है कि देखो यहाँ पे उन्होंने इनर्शिया का ये जो वर्ड है वो यूज़ किया है। तो इनर्शिया होता है अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन स्टेट विल रिमेन इन स्टेट अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर चलती हुई हो या कोई भी चीज़ रुकी हुई हो, जो रुकी हुई चीज़ है उसके अंदर कुछ भी हलचल नहीं हो सकती, ना तो वो चल सकती है ना कुछ, जब तक उस पर बाहर से किसी तरीके का धक्का या बाहर से किसी तरीके का कोई कार्य ना किया जाए उसके ऊपर उसको चलाने के लिए। और सेम तरीके से कोई चीज़ चल रही है तो बाहर से कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके वो चीज़ रुकती है। ये एक साइंस का कॉन्सेप्ट है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को जी रहा है ना और वो अपने जीवन में संतुलन बनाता हुआ चले, मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि वो चीज़ों को वैसी देखता रहे जैसी वो हो, जो देख रहा है उसका उल्टा भी सोचे, अगर उसके दिमाग में कोई उल्टी चीज़ आ रही हो उसका सीधा भी सोचे। अगर ऐसे करते करते वो चलता रहेगा ना तो वो अपने एक संतुलन को बना सकता है, और अगर वो उस संतुलन को बना लेता है तो जितनी भी चीज़ें उसके आसपास हो रही होंगी ना उसके अंदर एक दूसरों को माफ़ी और खुद को माफ़ी देने की एक चीज़ डेवलप हो जाती है उसके अंदर। तो वो माफ़ी देना ज़्यादा पसंद करेगा कि छोड़ो यार कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, माफ़ करो और आगे निकलो। तो वो कंटिन्यूटी में आगे निकलता चला जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो दो अवधारणाएं हैं ना कि इनर्शिया और ये जो माफ़ी है, कह रहे ये दोनों इनसेपरेबल हैं, ये अलग नहीं है। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी के कर्मों को स्टॉप करना है तो जितने लोगों से तुम आज तक मिले हो, और पुराने भी हो सकता है तुमने कितने जीवन अपने जिए हैं उनमें हो सकता है कुछ चीज़ें की हो, आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके भगवान से कह लो या क्रिएटर से कह लो या खुद से कह लो, क्योंकि आप भी तो क्रिएटर ही हो, आप खुद को माफ़ करके और ये बोल गए क्रिएटर को कि जो मुझसे एरर्स हुए हैं मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ, और जिन लोगों से मेरे एरर्स हुए हैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि ये गलतियाँ मैं दोबारा रिपीट ना करूँ। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने लग जाए, आदत डाल ले अपने आप को, तो धीरे धीरे उसके कर्म जो है ना वो स्टॉपेज में आने लग जाते हैं, और एक बार वो कर्म स्टॉप होने शुरू हो गए तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि पीछे से कर्मों का कुछ बोझ नहीं है उसके कंधे पर। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक जीवन में एक कर्म बना लेता है तो क्या प्रोग्रामिंग होती है जो कभी कभी होती है ताकि वो उस माध्यम का अनुभव कर सके जो उसे उस बिंदु तक पहुंचाता है
जहां वो माफ़ी मांगने में सक्षम हो सके, जिससे कर्म को कम किया जा सके। तो यहाँ पे डॉन कह रहे हैं कि तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है या कौन से ऐसे कैटलिस्ट हम लोग माध्यम अपनी ज़िंदगी में लगा के आते हैं कि जिसके लगने के बाद कोई व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाए अपनी लाइफ में कि वो माफ़ी मांगने में भी सक्षम हो जाए और माफ़ी देने में भी सक्षम हो जाए। ठीक है, और खुद को भी और दूसरों को भी। ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन से अनुभव है जो वो लगा के आता है? तो रा कहते हैं, सामान्य तौर पर यह सही है, हालांकि दोनों पक्ष किसी भी समय समझदारी से, स्वीकृति से और क्षमा की प्रक्रिया के माध्यम से इन पैटर्न्स में सुधार कर सकते हैं। तो रा यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहे हैं कि मान लो अगर आपके और किसी और के बीच में कुछ हुआ है, ठीक है, और आप लोगों की लड़ाई हो गई है या किसी तरीके का ऑल्टरकेशन हुआ है या बहस हो गई है, कुछ हो गई है, तो दोनों ही पक्षों को इसमें माफ़ी करने की एक दूसरे को एक हो जानी चाहिए ये चीज़। क्योंकि एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहाँ पे कम से कम दोनों को ये तो लगना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं दोनों के दोनों। अगर दोनों को ये नहीं लग रहा कि हम गलत कर रहे हैं तो फिर दोनों ही माफ़ी नहीं मांगेंगे। और जनरली ये होता है कि कोई एक माफ़ी मांगने लग जाता है तो दूसरे को ये लगता है हाँ मेरी ईगो बूस्ट हो गई। तो इसमें से एक व्यक्ति की ईगो बूस्ट हो सकती है, लेकिन दूसरा हो सकता है ऑनेस्टली माफ़ी मांग रहा हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांग ले। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फिर वो आगे कहते हैं, यह किसी भी जन्म के पैटर्न में किसी भी बिंदु पर सच है। इस प्रकार जिसने किसी कार्य को गति दी है वह खुद को माफ़ कर सकता है और फिर कभी उस गलती को दोबारा ना करके उस पर ब्रेक या रोक लगाया जा सकता है, जिसे आप कर्म कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने देखो क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम दूसरों को माफ़ करते हो, ठीक है, और खुद को भी माफ़ करते हो, तो ये जो जन्म के जो पैटर्न्स है ना, इनको कर्म या जन्म कह लो या कर्म कह रहे, इनके पैटर्न्स को रोका जा सकता है। हालांकि जन्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कर्म के पैटर्न्स को रोका जा सकता है। और यही वो तरीका है जिससे कर्म को रोका जा सकता है। उस पर रा ने कहा ना, उस पर ब्रेक लगाई जा सकती है। तो यही वो तरीका है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद। क्या आप मुझे पिछले सत्र से उन माध्यमों के उदाहरण दे सकते हैं कि किस किस क्रिया से सीखा जा सकता है? क्या आप मुझे ऐसे माध्यम का उदाहरण दे सकते हैं जिससे मैं अपने भविष्य में सीख सकूं? तो रा कहते हैं, हमने ये गौर किया है कि आप लोगों की रुचि दुख के माध्यम में ज़्यादा है। यह अनुभव आपके आसपास के लोगों में काफ़ी आम है। दुख शारीरिक भी हो सकता है, ज़्यादातर यह मानसिक और भावनात्मक होता है। कुछ मामलों में यह दर्द इतना होता है कि ईश्वर से विश्वास ही उठ जाता है। यह सीखने की क्षमता पैदा करता है। सीखे जाने वाले सबक अलग अलग हो सकते हैं। इन सब में सब्र, सहनशीलता और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की क्षमता शामिल होती है। तो दोस्तों रा ने कितनी सुंदर बात बोली है यहाँ पे। रा ने कहा है कि देखो, हमने ये नोटिस किया है कि तुम्हारे यहाँ पर ना ये जो माध्यम है ना, दुख के रूप में ज़्यादा है तुम लोगों के पास, और काफ़ी लोग इसका अनुभव करते हैं। शारीरिक दुख भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ना मेंटल और इमोशनल दुख होते हैं। ठीक है, और ये जो इमोशनल और मेंटल दुख होते हैं ना, इन केसेस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान का भगवान से हो सकता है विश्वास ही उठ जाए। अब भगवान कह लो, जो जिस धर्म का हो उसको मान सकता है। तो वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हो सकता है उसका विश्वास ही उठ जाए कि यार ये कैसी ज़िंदगी दी है तूने भगवान, तेरे पे से तो विश्वास ही उठ गया। लेकिन राय ये कह रहे हैं ये सीखने की क्षमता पैदा करता है, क्योंकि अगर उसका विश्वास उठ भी गया ना, तब भी वो कुछ ना कुछ तो करेगा, खुद कुछ हाथ पांव मारने की कोशिश करेगा। वो कह रहे तो ये सीखने की क्षमता पैदा करेगा। और सबके सीखे जाने के सबक अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आगे जाके उसको ऐसी चोट पड़े कि वो फिर दोबारा भगवान को ढूंढे। ठीक है, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो सीखता है वो है सब्र, सहनशीलता और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार। अगर ये वो सीख जा रहा है तो इसका मतलब उसके माध्यम सही काम कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी में। और आपने कई लोगों को दोस्तों देखा भी होगा, वो रोते ही रहते हैं। वो कहेंगे कि क्या है ज़िंदगी में, ये लग गए हैं। और उनको लॉ ऑफ वन भी पता चल जाएगी, वो तब भी ये कहेंगे पता नहीं कैसे माध्यम लगा ली मैंने अपनी ज़िंदगी में। वो माध्यम लग इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी तक आपके अंदर सब्र, सहनशीलता और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं आया है। और जब तक ये नहीं आएगा और जब तक इस तरीके के आप नहीं हो जाओगे, आपको याद होगा पिछले सत्र में रा ने कहा था ये लगते रहेंगे वो तब तक माध्यम जो है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब ये कोई जल्दी सीख जाता है, कोई नहीं सीखता है, ऐसे ही होता है। तो खैर आगे राह कहते हैं, बहुत बार भावनात्मक दुख के रूप में माध्यम लग जाते हैं, चाहे वह किसी चाहने वाले की शारीरिक रूप से मृत्यु हो या कोई अन्य दिखने वाले नुकसान हो। तब इसका परिणाम आसानी से उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि कड़वाहट में धीरज खो देना
या खटास के रूप में भी हो सकता है। इन माध्यमों से गड़बड़ भी हो सकती है। ऐसे मामलों में एक्स्ट्रा माध्यम दिए जाते हैं ताकि आपको भविष्य में यह अवसर मिले कि आप खुद को सर्वपर्याप्त यानी ऑल सफिशिएंट रचयिता के रूप में खोज पाएं, जिसमें सब कुछ है और जो खुशियों से भरा हुआ है। तो दोस्तों ये बात भी बहुत अच्छी बोली है राह ने कहा देखो इमोशनल लेवल पे तुम्हारे ऐसे लग सकते हैं माध्यम कि जैसे मान लो कोई अपना उसकी मृत्यु हो गई, अब अपने की मृत्यु होगी तो इंसान को दुख तो होता ही है, इमोशनल लेवल पर तो टूट ही जाते हैं कई लोग, है ना। और कई जगह पर ऐसा भी होता है कि भाई इसके परिणाम बिल्कुल ही उल्टे हो जाते हैं, या कोई ऐसी इमोशनल घटना हो जाए जैसे कि गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड धोखा दे गई या बॉयफ्रेंड धोखा दे गया, तो जनरली देखा ये गया है कि लोग कहते हैं मेरे को धोखा मिला है तो मैं दूसरों को भी दूंगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसका बिल्कुल विपरीत कर देते हैं, वो कहते हैं कि भाई सामने वाला ऐसा निकला मैं थोड़ी ना हूँ ऐसा। वो और ज़्यादा शांत हो जाएगा, वो और ज़्यादा सहनशीलता आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन इसमें क्या सीखता है। और राह ने कहा है अगर ये इसके उल्टे परिणाम होते हैं तो कड़वाहट आ जाएगी, धीरज खो दोगे आप अपना, और खटास आ जाएगी आपके अंदर। आप जिससे भी बात करोगे आपकी बात में फिर वो खटास ही रहेगी दूसरों से बात करने में। आप जब मुंह से शब्द निकालोगे तो आप दूसरों को वही दोगे, क्या कहते हैं, दुख ही दोगे, क्योंकि आप सोच समझ के नहीं बोल रहे हो, आप ना संतुलन के साथ नहीं बोल रहे हो, आपके जो मन में आ रहा है जो मुंह में आ रहा है बस बके चले जा रहे हो। इस वजह से इस तरीके से आप दूसरों को भी हो सकता है दुख देने शुरू कर दो, ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जब ये अगर इस तरीके के हो भी जाते हैं तो जीवन में आगे फिर और दुख लगने शुरू होते हैं ऐसे लोगों के। वो इसलिए क्योंकि जब तक वो दुख लगते नहीं रहेंगे ना तब तक वो अपने आप को खोजने की कोशिश नहीं करेगा कि वो बिल्कुल सफिशेंट है, सारा प्रेम उसके अंदर भरा हुआ है, खुशियाँ। अगर वो अपने अंदर खुशियाँ ढूंढने लग जाए तो उसको सारी खुशियाँ खुद के अंदर ही मिल जाएंगी। तब उसको ना टीवी की ज़रूरत, ना बाहर किसी लोगों की ज़रूरत। वो जिनसे मिलेगा खुशी खुशी मिलेगा, जिनसे मिलेगा प्रेम से मिलेगा, जिनसे मिलेगा अच्छी बातें करेगा, उनके दिल की बातें करेगा, उनके दिल को खुश रखेगा, उनको खुश रखेगा, और खुद तो खैर खुश रहेगा ही। और कहते हैं जब खुद खुश रहने लग जाओ तो दूसरे तो खुद ही खुश हो जाते हैं। आप खुश तो जग खुश, और जग खुश तो आप खुश, ऐसे ही होता है ये। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, हम जिसे संक्रामक कंटेजियस वायरल रोग कहते हैं, क्या वह हमारे भविष्य के संबंध में इस प्रक्रिया में कोई भूमिका निभाते हैं। तो राह यहाँ पूछ रहे हैं ये जो वायरस और ये सारी चीज़ें लग जाती हैं हमें, क्या वो भी इसके अंदर कहीं काम आते हैं हमारे। तो राह कहते हैं ये तथाकथित संक्रामक रोग दूसरी घनत्वता की वो इकाइयाँ हैं जो इस प्रकार के माध्यम के लिए अवसर प्रदान करते हैं। यदि इस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तब ये दूसरी घनत्वता वाले जीव कोई प्रभाव नहीं डालते। यह सब सामान्य बातें ही हैं। आप कृपया ध्यान दीजिए, इसमें अनियमितताएं भी होती हैं यानी अनोमलीज भी होती हैं, ताकि हम हर परिस्थिति की बात न कर सकें, लेकिन बस सामान्य चलन या चीज़ों के तरीकों के बारे में बात करें जैसा कि आप उन्हें अनुभव करते हैं, यानी कि हम सामान्य बातें ही बता सकते हैं। तो राय यहाँ पर ये कह रहे हैं देखो ये वायरस वगैरह ये हो सकता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में माध्यम का काम भी कर जाए कि भाई वायरस लग गया तब ये बिल्कुल मरते मरते बचा है। अब मरने के बाद जब तू बचा है तो भाई अब तो कम से कम भगवान को ढूंढ ले। हो सकता है कि तब भी ना ढूंढे कोई व्यक्ति, वो कहे कि नहीं जी अगले दिन ठीक होते ही उसका तो वही, अरे भाई बता यार आज पैसा कितना कमाया है ये बताओ जरा, अरे देखे जरा आज समोसे पे चटनी लगी है या नहीं लगी है, अरे देखे जरा यार छोले भटूरे नहीं आए, अरे यार जरा देखे जरा डोसा नहीं खाया आज, अरे ये नहीं अरे वो नहीं, अरे 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 में लगी रहते हैं। हो सकता है कोई बिल्कुल वैसा ही रहे, तब उसकी ज़िंदगी में और माध्यम अलग तरीके के लग जाएंगे। लेकिन ये वायरस वगैरह भी जो होते हैं आपने नोटिस भी किया होगा, ज़रूरी नहीं है वायरस से कोई सारे मर रहे हो, ठीक है, या ज़रूरी नहीं है वायरस से हर किसी को नुकसान पहुंच रहा हो। कुछ के लिए पहुंच रहा है, कुछ के लिए नहीं भी पहुंच रहा है, कुछ उससे रिकवर भी कर जाते हैं, कोई उससे नहीं भी रिकवर कर पाता है। तो राय ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, कह रहे हैं कि अगर उसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ना है ना तो फिर नहीं पड़ेगा। वो इन वायरस के ऊपर नहीं है, वो तो सिर्फ व्यक्ति के ऊपर है कि वही उस व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब उसकी इम्यूनिटी ही पहले से ही वीक है या उसके अंदर बॉडी में पहले ही वल्नरेबिलिटीज़ है तो ऑफ कोर्स ये जो वायरस वगैरह है उसके ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा फिर तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, जन्म दोष यानी कि बर्थ डिफेक्ट्स की प्रक्रिया इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। आपने दोस्तों नोट भी किया होगा कि कुछ बच्चे ना बचपन से ही बेचारे कुछ अपंग भी हो सकते हैं, किसी को दिखता नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो राह कह रहे कि इससे ये क्या भूमिका निभाते हैं उन लोगों की लाइफ में। तो राह कहते हैं यह आपके दिमाग शरीर के द्वारा किए गए प्रोग्रामिंग का एक ऐसा हिस्सा है जो तीसरी घनत्वता में दिमाग शरीर आत्मा में पूर्ण रूप से मैनिफेस्ट होता है। इन दोषों को कमियों के रूप में प्लान किया जाता है
जो कि उस अनुभव का हिस्सा हैं जिसे इकाई के हायर सेल्फ द्वारा लगाया जाता है। इसमें आनुवांशिक प्रवृत्ति, आदतें, प्रीडिस्पोजिशन भी शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पिछले जो तुम्हारे कर्म होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली तुम अपना प्लान बना के अपने हायर सेल्फ को दे के आते हो सकता है तुम्हारे पिछले कर्म ऐसे हो गए हों कि तुमने बिल्कुल ही बर्बरता की हो, और बर्बरता करने के कारण तुम्हारे इस जीवन में ये लगा दिए हैं ताकि और एक्शन ना लूँ मैं, इस वजह से वो व्यक्ति अपने लिए लगा के आता ही है। ठीक है, उनका हायर सेल्फ जब वो यहाँ पैदा होते हैं तो लगा देता है उसको, वो इसी कारण कि अब कम से कम तू इस तरीके के एक्शंस आगे ना ले। लेकिन ये हायर सेल्फ ऐसा नहीं है कि हायर सेल्फ उनके लिए लगा रहा हो, ये हम खुद ही होते हैं, हायर सेल्फ को दे के आते हैं कि जब मैं पैदा हो रहा हूँ तो ये वाले लगा देना, ताकि मैं इस तरीके के कर्म जो पीछे से करता आ रहा हूँ ना, उस तरीके की प्रीडिस्पोजिशन, उस तरीके की भावनाएं लेके ना आऊँ, या उस तरीके की आप ये कह सकते हो अनुवांशिक, हो सकता है कि वो अपने उसके परिवार में ही इस तरीके की चीज़ें चली आ रही हों, तब भी हो सकता है ये। ठीक है, तो वहाँ पर ये लग जाते हैं ताकि वो आगे इस तरीके के एक्शन ना ले सकें। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद, क्या आप इसी प्रकार से मुझे उस व्यक्ति का उसके समाज के साथ संबंध के बारे में जानकारी दे सकते हैं? तो यहाँ पर डॉन कह रहे हैं कि जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो आती हैं, बर्थ डिफेक्ट्स जिनको हो जाते हैं, उनका अपनी सोसाइटी के साथ जो संबंध होता है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो रा ये कहते हैं, अव्यक्त स्वयं यानी अनमैनिफेस्टेड सेल्फ। दोस्तों, अनमैनिफेस्टेड सेल्फ होता है जो आपके साथ कुछ आगे घटना घटने वाली हो। ठीक है, यानी आप आगे जाके क्या बनोगे। यदि आप अपनी लाइफ को आज से पीछे 5 साल के ले जाके देखो, तो क्या आप 5 साल पहले ऐसे थे? आप 5 साल पहले ऐसे नहीं थे। उससे 5 साल पीछे जाओगे, आप 5 साल पहले वैसे भी नहीं थे। तो आगे के 5 साल बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद आप कैसे होगे ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चेंज कभी भी आ सकता है आपके अंदर। ठीक है, उस चेंज को, वो जो होता है उसको कहते हैं अनमैनिफेस्टेड सेल्फ। यानी इस तरीके के चेंजेस एक नहीं, कई तरीके के भी हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, कि आप आगे जाके कैसे एक्ट करोगे या क्या बनोगे, ये चीज़। तो वो कहते हैं अव्यक्त स्वयं अनमैनिफेस्टेड सेल्फ को इसके पाठ मिल सकते हैं जो व्यक्ति के किसी भी ऊर्जा प्रवाह केंद्र को विकसित करते हैं। सामाजिक और स्वयं का आपसी व्यवहार अक्सर दूसरे और तीसरे ऊर्जा केंद्रों पर केंद्रित होते हैं। इस प्रकार समाज को फिर से बनाने या बदलने के प्रयास में सबसे अधिक सक्रिय हैं वे लोग जो व्यक्तिगत रूप से सही होने की भावनाओं के से काम कर रहे हैं, या ऐसे उत्तर हैं जो इसकी रूपरेखा में अधिक शक्ति डालेंगे। इसे हम नकारात्मक और सकारात्मक की दिशा तक की पूर्ण यात्रा के रूप में देख सकते हैं, जो कि दोनों स्थितियों में इन ऊर्जा किरण केंद्रों को सक्रिय करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो क्या कहते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है ना, बर्थ डिफेक्ट्स जिन लोगों के साथ, उनका जो ऑरेंज चक्र और येलो चक्र है ना, उनको प्रॉपरली एक्टिवेट करने के लिए एक्चुअली में करवाते हैं वो इसीलिए क्योंकि जब इस तरीके की दिक्कत किसी को होती है ना, आपने नोटिस भी किया होगा, उनको समाज से काफ़ी प्यार मिल रहा होता है ना, और उनको प्यार देते हुए समाज में जो लोग प्यार दे रहे होते हैं ना, वो भी प्यार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रेम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये प्रेम ले रहे होते हैं, और इनकी हरकतें भी कुछ ऐसी हो जाती हैं कभी कभी कि इनको देखकर भी दूसरों को प्रेम आने लग जाता है। ठीक है, तो ये प्रेम लेने की और प्रेम देने की क्रिया यहाँ पे डेवलप हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस केस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, नेगेटिव साइड में भी जा सकती है। कुछ लोग ऐसे लोगों को नकार भी देते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ नेगेटिवली भी पेश आते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इस केस में। लेकिन दोनों ही केसेस में ये ऑरेंज और येलो रे को एक्टिवेट करने के लिए है कि ऑरेंज और येलो रे किस तरीके से काम करेंगे इस केस में। फिर वो आगे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें समाज की सहायता करने की इच्छा होती है क्योंकि उनकी प्रकृति नेचर ग्रीन रे या उसके ऊपर की होती है। हालांकि ये इकाइयाँ इस तरह की समझ के कारण कम हैं क्योंकि चौथे चक्र की सक्रिय होने के कारण उनमें यूनिवर्सल लव मुक्त रूप से देने की इच्छा होती है, बजाय कि उन पर नियम बनाकर शासन किया जाए। यहाँ तक कि वो लोग राजनीतिक ढांचे को ही बदलने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई लोग होते हैं जो इस तरीके के सामाजिक कार्यों में भी लग जाते हैं। मतलब होते तो बर्थ डिफेक्ट्स हैं उनके साथ, लेकिन वो खुद की सेवा तो खैर क्या ही करेंगे, लेकिन कर भी रहे होते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उनको दूसरों की सेवा करना ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए। ठीक है, और हो सकता है ये करते 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 उनका ग्रीन चक्रा भी एक्टिवेट हो जाए, और जब ग्रीन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है ना, तो दूसरों की सेवा के लिए काम करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस काम करने की वजह से क्योंकि वो बिल्कुल खुले दिल से कर रहे होते हैं, तो इसमें उनको हो सकता है झटके और चोटें भी पड़ जाए।
तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। और कई तो इनके अंदर ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के ऊपर दमन होते हुए देख के अच्छा नहीं लगता, तो वो हो सकता है जो राजनीति और इन सारी चीज़ें होती है ना, उस ढांचे को ही बदलने की इच्छा रख सकें, कि वो उनका बिहेवियर ऐसा हो कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से है, तो उस स्ट्रक्चर को ही हो सकता है वो चेंज करने के लिए आगे निकल जाएं। और ऐसे कई समाज सेवियाँ आप लोगों ने देखे भी होंगे जो इस तरीके की क्रियाओं में होते हैं कि वो दूसरों को सपोर्ट करने के लिए समाज सेवी बन जाते हैं, ठीक है ना। अब उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बर्थ डिफेक्ट्स हों या कुछ हों, लेकिन ये भी अपने आप में एक माध्यम की तरह ही उनकी ज़िंदगी में काम करता है कि वो समाज सेवी बन जाते हैं और दूसरों की सेवा के लिए काम करते हैं, और हो सकता है कि उनकी सेवा करते करते पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से भी भिड़ जाएं, कुछ भी हो सकता है इस केस में। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। एक व्यक्ति जो समाज सेवी है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, और उसी के विपरीत एक व्यक्ति समाज में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है और लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। इन दोनों तरह के व्यक्तियों के पीले चक्र यानी तीसरे चक्र की गतिविधि में क्या अंतर होगा? तो रा कहते हैं, आइए हम दो ऐसे पॉजिटिव झुकाव वाले सक्रिय आत्माओं को लें जो अब आपके भौतिक समय स्थान में नहीं है। पहले इकाई को आप एल्बर्ट के नाम से जाना जाता है, जो एक अजीब और एक बर्बर समाज में पैदा हुआ ताकि वह ठीक से खुद को हील कर सके। इस व्यक्ति ने बड़ी मात्रा में ऊर्जा यानी कि पैसा कमाया। इस व्यक्ति ने अपने ग्रीन रे ऊर्जा का काफ़ी इस्तेमाल एक हीलर के रूप में किया, और उसे अपने एक संगीत के यंत्र से भी काफ़ी प्यार था जिसे ऑर्गन कहते हैं यानी कीबोर्ड यानी पियानो कहते हैं। इस संस्था की पीली चक्र या येलो रे चमकदार और क्रिस्टलीकृत यानी क्रिस्टलाइज थी, और इसके प्रयासों से उसने धन भी खूब कमाया। हालांकि हरे और नीले रंग की किरणें भी एक बहुत ही शानदार तरीके से सक्रिय थी। उसके ऊपर के चक्र सक्रिय होने के कारण नीचे के चक्र या ऊर्जा बिंदु भी संतुलित थे और काफ़ी चमकदार थे। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे वो एल्बर्ट श्वाइट्जर की बात कर रहे हैं, अभी आगे वो बता देंगे। तो एल्बर्ट श्वाइट्जर एक म्यूजिशियन हुआ करता था, उसने खूब पैसा भी कमाया था और वो पियानो भी बहुत अच्छा बजाता था। और लेकिन वो जिस तरीके की फैमिली में पैदा हुआ था ना, तो एक बड़े बर्बर समाज के अंदर पैदा हुआ था, मतलब जहाँ पे ये लूट खसोट और बहुत ही गरीब वो नहीं होता, जहाँ पे चाकू और ये वो सारी चीज़ें चलती रहती है, एक दूसरे को मार, मतलब जिंदा रहने के लिए भी, मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस तरीके की जगह पे पैदा हुआ था। लेकिन वो धीरे धीरे उसने खूब पैसा भी कमाया, म्यूज़िक भी सीखा और अपने आप को भी हील किया। उसके जो येलो रे था, येलो चक्रा जो था उसका सोलर प्लेक्सस, वो बहुत ही चमकदार था। और क्योंकि वो पियानो बजाता था तो वो गाता भी था और अपने अपने आप को एक्सप्रेस भी म्यूज़िक के थ्रू करता था। तो उसका ब्लू यानी थ्रोट चक्रा भी बहुत ओपन था, और उसका हार्ट चक्रा तो खैर था ही ओपन, क्योंकि ब्लू चक्रा तक भी पहुंचा जा सकता है अगर आपका हार्ट चक्रा खुला हुआ तो। और अगर आप बहुत एक्सप्रेसिव हो तो इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा भी खुला हुआ है, आपका ब्लू चक्रा भी खुला हुआ है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका हो सकता है पीनियल ग्लैंड इंडिगो चक्रा भी खुला हुआ हो। वो बात और है, उस इंडिगो चक्रा का इस्तेमाल करके आप पूरी जानकारियां दूसरों को दो या ना दो, ये डिपेंड करता है। अगर आपको वैसे एक का ज्ञान है तो हो सकता है कि वो चीज़ें मतलब भयावह भी हो सकती हैं, तो इसलिए आप दूसरों को ना ही बताओ, क्योंकि उसमें उनकी आज़ादी का उल्लंघन है। हाँ, कोई पूछ ले तो शायद हो सकता है आप बता दो, तो इस तरीके से ये हो जाता है पॉसिबल। फिर वो आगे कहते हैं, अन्य उदाहरण उस इकाई का है जिसका नाम मार्टिन है। यहाँ पे वो मार्टिन लूथर किंग के बारे में बात कर रहे हैं। यह व्यक्ति काफ़ी हद तक नकारात्मक यानी ऑरेंज रे और येलो रे से की कंपनता के पैटर्न का था। हालांकि यह व्यक्ति ग्रीन रे ऊर्जा को खुला रखने में सक्षम बना, और इसके परीक्षण की गंभीरता के कारण इस व्यक्ति ने दूसरों की सेवा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और पॉजिटिव की ओर अधिक झुकाव बना पाया, और इन्हीं के कारण इस व्यक्ति को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि उसके लिए महान माध्यम साबित हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों मार्टिन लूथर किंग की बात हो रही है, क्योंकि वो भी अपने टाइम के बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, और उन्होंने ये जो ब्लैक्स होते हैं, ब्लैक्स तो नहीं कहेंगे, कलर्ड पीपल कहेंगे उनको, तो जो कलर्ड पीपल हैं उनके लिए उसने बहुत काम किया था, और उनको स्लेवरी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस व्यक्ति ने। बाद में जाके उसके ऊपर लांछन लगाए गए कि भाई इसका अफेयर था, ये था, वो था। भाई अफेयर उसका किसी से भी हो, तुम्हें क्या मतलब उस चीज़ से? तुम्हें तुम्हारी चीज़ें मिल रही है, तुम्हें मतलब होता क्या है ना दोस्तों, इस केस के अंदर जनरली ये होता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर भी रहा है, वो तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुमको उससे मतलब होना चाहिए, तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ से मतलब होना चाहिए। लेकिन उसको पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा,
और उसको फंसाया भी गया और बहुत सारी चीज़ें की गई उसके साथ। तो इस केस में उसके साथ था तो वो नेगेटिव वाला, मतलब क्योंकि मतलब बॉक्सिंग वॉक्सिंग आई थिंक ऐसा भी कुछ था कि उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा था। तो उसके बावजूद उसने दूसरों की सेवा करने का ही रास्ता चुना। और ये जितनी भी मुश्किलें उसके जीवन में आती गई ना, ये उसके लिए बहुत माध्यम महान माध्यम साबित हुए कि इतनी दिक्कतों मुश्किलों और परेशानियों के बावजूद तब भी वो दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकलता ही रहा। और जब भी कोई दोस्तों ऐसा होता है ना जो दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकलता है, तो ये देखा गया है कि खुद अनंत रचयिता और ये पूरी कन्फेडरेशन उनके साथ लग जाती है काम करने में, क्योंकि वो दूसरों की सेवा कर रहा है। और उनका हायर सेल्फ तो लग ही जाता है उनके साथ काम करने के लिए कि हाँ अब इसने अपने माध्यम खुद लगाने शुरू कर दिए हैं और उनका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। तो अब देखते हैं इसका झुकाव किस तरफ होता है। तो अगले सवाल में डॉन पूछ ही लेते हैं, क्या आप मुझे एल्बर्ट और मार्टिन के अंतिम नाम बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, इन इकाइयों को आप एल्बर्ट श्वाइट्जर और मार्टिन लूथर किंग के नाम से जानते हैं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैंने भी यही सोचा था कि यही नाम होंगे, लेकिन मैं निश्चित नहीं था। क्या आप मुझे उस प्रकार की जानकारी दे सकते हैं जो हमें अभी हमारे भविष्य में मिलने वाले आविष्कार हैं, जैसे गैजेट्स यानी टेक्नोलॉजी और खिलौने इत्यादि? तो यहाँ पर डॉन उनसे ये पूछ रहे कि अब जो हमारे भविष्य में जो टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, ये 1981 की बात हो रही है, तो वो कह रहे कि आप इस तरीके के आविष्कारों के बारे में हमें बता सकते हैं कि इनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? तो रा कहते हैं, इस विशेष उदाहरण में हम फिर से ज़्यादातर ऑरेंज रे और येलो रे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी रा ये कह रहे हैं कि इसके कारण, इन गैजेट्स के कारण जो चीज़ें हो रही होती है ना, वो तुम्हारे ऑरेंज रे और येलो रे के अंदर होंगी, चेंजेस जो भी होंगे। तो फिर रा कहते हैं, नेगेटिव अर्थ में आपके लोगों के बीच बहुत से गैजेट्स ऐसे हैं जिसे आप अपने संचार यानी कम्युनिकेशन संबंधी यंत्र कहते हैं, और ऐसे खेल जो कम प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव हैं। ये देखा गया है कि ये मन शरीर आत्मा परिसर को निष्क्रिय रखने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आपके येलो रे और ऑरेंज रे की गतिविधियां बहुत ही कमज़ोर रहे। इस प्रकार अंततः ये ग्रीन रे को सक्रिय होने की संभावना को धीरे धीरे कम कर देती हैं। तो दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के संचार यानी कि टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, कोई भी चीज़ जिससे कम्युनिकेशन होता हो, कह रहे ये सारी चीज़ें ना यूजुअली आपका जो ऑरेंज रे और येलो चक्रा के अंदर ही रखने के लिए बनाए गए हैं कि आप इससे बाहर सोच ही ना पाओ। और वो इसीलिए क्योंकि जब आप अपना ज़्यादातर वक्त इन चीज़ों के ऊपर व्यतीत करोगे ना, तो आपके पास वक्त ही कहाँ है दूसरों के साथ बिताने के लिए। और जब आप दूसरों से बात नहीं करोगे, वक्त नहीं निकालोगे, तो फिर आप वो उस तरीके के संबंध कैसे बनाओगे दूसरों से, प्रेम भरे संबंध और ये सारी चीज़ें, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो उसकी वजह से ग्रीन चक्रा ओपन होगा ही नहीं, है ना। और आप यूजुअली नोटिस भी कर रहे होगे शायद, आजकल आप बच्चों को देख लो, बड़ों को देख लो, जिसे देख लो, मतलब आप मेट्रो में चले जाओ, आप बसों में चले जाओ, आप गाड़ियों में चले जाओ, आप घर के अंदर देख लो, लोगों को अपना अपना फ़ोन लेके कोने में पड़े रहते हैं सारे। क्यों? क्योंकि उनका अपना अपना जोन बन गया है। अब वो आइसोलेशन में चले गए हैं, ना कि वो लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी ना, केवल रेडियो ट्रांजिस्टर तब आए हुआ करते थे, तो गांव के अंदर क्या होता था कि किसी एक के घर के अंदर टीवी होता था या किसी एक के घर के अंदर रेडियो होता था, जो थोड़ा बहुत अमीर आदमी होता होगा गांव का, तो उसके यहाँ पर अगर है तो पूरे के पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे उसके यहाँ पे। तो फिर उसके ऊपर अगर कोई बात हुई तो आपस में बातचीत भी चल रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उससे पहले मान लो उससे भी पीछे जाएं, तब तो ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तब लोगों के अंदर प्रेम प्यार और सौहार्द ज़्यादा था। जबकि इन चीज़ों के आने के बाद लोगों के बीच में प्रेम प्यार और सौहार्द गिरा है, ना कि बढ़ा है, क्योंकि आइसोलेशन में चले गए लोग। लोगों ने अपने अपने जोन और अपनी अपनी इच्छाएं उसी के ऊपर, उसी के द्वारा व्यक्त करनी शुरू कर दी। और आप नोटिस भी करोगे, अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करोगे, कुछ भी करोगे, जैसे मान लो आप, सपोज हम किसी चैनल का नाम नहीं लेते, लेकिन आप मान लो कुछ देख रहे हो, कोई सोशल मीडिया देख रहे हो, आप जो चीज़ देख रहे होगे ना, उसी से रिलेटेड चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो यानी एक तरीके से आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग हो गई एक ही तरीके की। आपके पास जितनी सूचनाएं आ रही हैं एक ही जैसी आ रही हैं। तो जब एक ही जैसी सूचना आती रहेगी तो आपका दिमाग एक जैसे ही हो जाएगा। जनरली ये होगा, ऑरेंज रे और येलो रे चक्रा के अंदर फंस जाओगे और ग्रीन रे चक्रा में नहीं जाओगे। और अगर ग्रीन रे चक्रा ओपन नहीं हुआ तो नेक्स्ट डेंसिटी में यानी सतयुग में आपकी एंट्री नहीं होगी। तो एक तरीके से वहाँ ना जा पाओ, उसकी वजह से भी ये सारे चीज़ें आपकी लाइफ में काम करती हैं, ऐसा रा कह रहे हैं यहाँ पे।
मतलब जो हमें समझ में आया रा के कहने से। फिर रा आगे और कहते हैं, आपके अन्य गैजेट्स को एक टूल के रूप में देखा जा सकता है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिक या मानसिक और कुछ मामलों में आध्यात्मिक क्षमताओं का पता लगता है। इस प्रकार ऑरेंज रे को सक्रिय करता है, जिसे आप समूह में खेले जाने वाले खेल यानी टीम स्पोर्ट्स कहते हैं। और अन्य तरह के गैजेट्स जैसे कि आपके यातायात के साधन, इसे शक्ति प्रदर्शन की भावना के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से दूसरों पर शक्ति प्रदर्शन या एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर शक्ति प्रदर्शन। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, रा ने कह दिया है कि आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे गैजेट्स भी बनाए गए हैं यानी खिलौने बनाए गए हैं जिनसे आप स्पोर्ट्स भी खेलते हो आपस में। जैसे मान लो क्रिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें, ये भी तो गैजेट्स हैं, खिलौने ही तो हैं ये। टीटी हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी स्पोर्ट्स हो गया, फुटबॉल वगैरह मान लो। तो इसकी वजह से चलो ठीक है, टीम स्पोर्ट्स तो होता है। कह रहे तो वहाँ पर एक बार को आप लोग आपस में खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा होता है कि कंपटीशन होता है आमने सामने। उसके अंदर ये नहीं है कि आप लोग मिलके कुछ कलेक्टिव कर रहे हो, ठीक है। उसके अंदर भी एक ओपोनेंट है, एक कंपटीशन की भावना है उसके अंदर। उसकी वजह से भी ये केवल ऑरेंज और येलो रे चक्रा को ही एक्टिवेट करेगा। हार्ट चक्रा को बहुत कम चांसेस हैं कि एक्टिवेट करे। किसी किसी में हो जाएगा, किसी किसी में नहीं होगा, ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि आपके यातायात के साधन जैसे आपकी गाड़ियाँ हो गई, ये हो गई, वो हो गई, कह रहे कि इनका भी इस्तेमाल आप लोग करते हो दूसरों के सामने ये दिखाने के लिए कि आई एम बेटर देन यू, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। यानी कि आप दूसरों को ये दिखा रहे हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास मज़राटी है, मेरे पास ये है, ये वाली गाड़ी है, मेरे पास वो वाली गाड़ी है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढिमाका है। जबकि एक बार अगर आपने ये कन्फेडरेशन के क्राफ्ट देख लिए तो आप अपनी गाड़ी की चाबी निकाल के ना सच में कटोरी के अंदर रख दोगे और आप ये कहोगे कि ये इसे कहते हैं आगे बढ़ना ज़िंदगी में। इनको देखो कहाँ एडवांस होके कहाँ पहुँच गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में, चुटकी बजाई नहीं और एकदम से पहुँच जाते हैं ये लोग। तो सीखना तो इस लेवल पे है ना, एक एक आगे बढ़ने वाली सभ्यता बनना है ना। तो ये सारे जो गैजेट्स होते हैं ना, ये एक ईगो को बूस्ट कर देते हैं लोगों की कि मेरे पास ये है और मेरे पास वो है। और इस वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाई मैं तुझसे बेहतर हूँ। अब इसी का आप उदाहरण ऐसे लेके चल सकते हो कि एक व्यक्ति है जिसके पास जो पैदल चलता है, एक व्यक्ति है जिसके पास साइकिल है। साइकिल वाला पैदल वाले से अपने आप को बेहतर मानेगा, जो मोटरसाइकिल पे है वो साइकिल वाले से अपने आप को बेहतर मानेगा, जो गाड़ी में है वो मतलब मोटरसाइकिल वाले से अपने आप को बेहतर मानेगा। अब जो जिसके पास जो गाड़ी है, हो सकता है ऑल्टो हो सकता है कोई और गाड़ी हो, नॉर्मल गाड़ी, मतलब नॉर्मल क्या हमारे लिए तो दोस्तों गाड़ियाँ ही हैं, सच बताएं आपको। अब आप उसके अंदर इंटरनेट डाल दो, उसके अंदर ये डाल दो, वो डाल दो, एक काम है बस उसका, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पहुंचाना, खत्म कहानी। बाकी सारी चीज़ें लग्जरी हैं उसके अंदर। और पहले के लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो उनके पास इससे भी ज़्यादा एडवांस तरीके थे। जो हमें लगता है कि एडवांस नहीं है, वो मेडिटेटिव स्टेट के अंदर एक जगह से बैठ के गायब होकर दूसरी जगह निकलना जानते थे, वो हमसे ज़्यादा एडवांस थे, ठीक है। जो सो कॉल्ड हमारे पहले के जो मेडिटेटर्स रहे हैं, हमारे मंक्स हैं, आज भी बहुत हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आज भी ऐसे बहुत हैं जो लेविटेट करके अपने आप को ऊपर हवा में कर लेते हैं। तो उसको कहते हैं एडवांसमेंट। ये एडवांसमेंट नहीं है, इसको कहेंगे कि एक ब्लॉकेज आ जाना कि आप आगे नहीं निकल पा रहे हो। तो खैर अगला सवाल एक और डाउन करते हैं। सामान्य तौर पर हमारे समाज में एक माध्यम के रूप में टेलीविज़न का कुल मिलाकर क्या प्रभाव होता है? तो रा कहते हैं, आप लोगों के ग्रीन रे को नज़रअंदाज किए बगैर इस माध्यम के द्वारा आपको सच्चाई और सुंदरता जैसी जानकारियां देने का प्रयास किया जा सकता है, जो कि आपके लिए शायद मददगार हो सकता है। परंतु हम ये बताना चाहते हैं कि इस गैजेट का कुल मिलाकर प्रभाव आप लोगों का ध्यान भटकाने तथा आपको निष्क्रिय रखने के लिए हो रहा है। तो देखा दोस्तों, रा ने बता दिया कि ये जो आप टीवी देख रहे हो ना, इसका इस्तेमाल आपको ट्रुथ और जो क्रिएटर की बनाई हुई ब्यूटी है ना, वो भी दिखाने के लिए आपको किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कम ही हो रहा है। ज़्यादातर केस में ये हो रहा है कि ये इसका इस्तेमाल आपका ध्यान भटकाने के लिए और आपके जो ग्रीन चक्रा है, हार्ट चक्रा है, उसको डीएक्टिवेटेड रहे वो, उसको करने के लिए किया गया ताकि आप नीचे के ही 3 चक्रों के अंदर रहो। ये रा कह रहे हैं यहाँ पे। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जैसे कि रा हमेशा कहते हैं कि अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।